1993 के बाद पहली बार मुस्लिम विधायकों की संख्या 30 से कम है। 403 सीट वाली विधानसभा में सिर्फ 25 मुस्लिम चुनाव जीत पाए हैं। यह हाल तब है जब 73 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सबकी निगाहें मुस्लिम वोटरों पर ही थी। मोदी को रोकने के नाम पर तीनों पार्टियों ने खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला, मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और प्रचार में पूरा जोर इस बात पर लगाया कि मुस्लिम वोटरों का बिखराव न हो। अखिलेश यादव ने पार्टी और परिवार के खिलाफ जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो उसकी वजह भी मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचना ही था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो टिकट बांटते समय ही जोर शोर से ढिंढोरा पीटा कि वो 97 मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बना रही है। चुनाव प्रचार में भी मायावती ने पूरा जोर इसी बात पर दिया कि अगर दलितों के साथ मुसलमान भी जुड़ गए तो बीजेपी का हारना पक्का है। मायावती के इस दांव के जवाब में अखिलेश यादव बार बार याद दिलाते रहे कि बीएसपी जरूरत पड़ते ही बीजेपी के साथ फिर चली जाएगी। मुस्लिमों को पटाने की इस चुनावी रणनीति ने मोदी को मौका दे दिया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पर खुलकर हमला बोले। उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान वाला बहुचर्चित बयान दिया जो काम कर गया। चुनाव नतीजों के बाद विरोधी भी ये देखकर अब दंग है कि देवबंद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। माना यही जा रहा था कि यूपी में बीजेपी की जीत हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का नतीजा है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। क्या इसके लिए मुस्लिमों की स्ट्रैटेजिक वोटिंग ही जिम्मेदार नहीं है? ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन बना सकती है बीजेपी के साथ, इसलिए बहुत सावधान रहना उनसे भी। केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं बीजेपी और बीएसपी के लोग, दोनों ने मिलकर के कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल यह है कि चूंकि मुस्लिमों की ज्यादा बात की गई, इसलिए क्या 75% हिंदू जो कि बहुत हद तक सेक्युलर हैं, वो लोग भी मुसलमानों के खिलाफ लामबंद हो गए या उन पार्टियों के खिलाफ लामबंद हो गए जिसने मुस्लिम वोटों और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की थी? क्या एक रणनीतिक फेल्यूर था ये बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का? इसी मुद्दे पर बात होगी और हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, सैयद यासिर जिलानी साहब हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, ये आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब है जो कि अंजुमन मिनहाज रसूल से जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ मोहम्मद अदीब जुड़ेंगे जो कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनके ही इस बयान से, उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमानों को अब इस तरह की वोटिंग नहीं करनी चाहिए जिस तरह की वोटिंग वो करते आ रहे हैं, यानी मुसलमानों की स्ट्रैटेजिक वोटिंग बंद होनी चाहिए ताकि हिंदुओं को लामबंद होना बंद हो। ये बात मोहम्मद अदीब ने साफ साफ कही थी और उनके इस पूरे के पूरे बयान को न केवल कई सारी वेबसाइटों ने छापा बल्कि पाकिस्तान में डॉन ने भी छापा और यह बताने की कोशिश की कि आखिर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गलतियां क्या क्या हुई हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मीम अफजल साहब, आप इसको गलती नहीं मानते हैं कि 1947 में, 1950s में, 1960s में, 1970s में जो राजनीति आप करते थे उसी को 2014 में चलाना चाहते हैं? साफ साफ आप लोग कह रहे थे कि हमने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट हमको मिले और इसी के परिणाम स्वरूप जो हिंदू वोट थे वो लामबंद हो गए और एक तरफा बीजेपी को गए। देखिए, मैं एक बात कह दूं
कि ये जो आपने पूरा अपना तज्जिया किया है, इसमें काफी हद तक कुछ सच्चाई भी है और कुछ आपका मफरूजा यानी कि आपका अपना ख्याल भी हो सकता है। पहली बात तो मैं ये बात को क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी भी मौके पर यह बात नहीं की कि मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया या एक दूसरे के करीब आए, और अगर करीब आए भी तो उसके पीछे सिर्फ ये राजनीति नहीं थी कि मुस्लिम वोट को इकट्ठा किया जाए। इसलिए अगर खाली मुस्लिम वोट को इकट्ठा कर लिया है तो कोई भी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश क्या कहीं पर भी पावर में नहीं आ सकती। मीम अफजल साहब, एमवाय समीकरण बिहार और उत्तर प्रदेश में दशकों से चल रहा है। एमवाय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण दशकों से चल रहा है, और उसके बाद छोटी छोटी ओबीसी पार्टी भी आपको वोट दे देती है। जहां पर जिस जात का कैंडिडेट खड़ा करते हैं वो भी आपको वोट दे देते हैं और विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। यही कॉम्बिनेशन मायावती ने बनाने की कोशिश की। आपके कॉम्बिनेशन में भी मुस्लिम थे, मायावती के कॉम्बिनेशन में दलित और मुस्लिम थे। हुआ क्या? हुआ ये कि 2014 की तरह पूरी की पूरी ध्रुवीकरण हो गया। हिंदू एक साथ आ गए, मुसलमान अलग रह गए, और वहां पर आप हार गए। ग्लेयर कम करिए तो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी अगर एक तरफ जाती है तो उसके नतीजे में एक साधारण और आम हिंदू जो है वो भी एक तरफ चला जाता है। मैं इस ख्याल से कभी इत्तेफाक नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि इस मुल्क में ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको अब तक मेजॉरिटी ऑफ हिंदू, बल्कि थंबिंग मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो हैं, उनको भाइयों ने उसको मस्तरद किया है, यानी उसको हमेशा नकारा है। और ये इल्जाम मैं समझता हूं ठीक नहीं है कि हिंदुओं पर ये इल्जाम लगाया जाए कि चूंकि मुसलमान दिखाई दे रहे थे कि इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए वो इकट्ठे हो गए। ये अलग बात है कि इस बार वो तबके जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, जो बीएसपी के साथ थे पहले, उसके अंदर मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं कि उसके अंदर जो वो तबके जिनको शिकायत थी, मिसाल के तौर पर नॉन जाटव और नॉन यादव, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का काम किया। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मैं ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने कभी अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में 40-45 कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसीज में खुद भी गया हूं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं वोट मांगने की कोशिश की हो। नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगता है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी तकरीर में ये बात जरूर बोलते थे। सुन लीजिए एक मिनट, अखिलेश यादव अपनी तकरीर में ये बात जरूर बोलते थे कि मुसलमानों बुआ जी को वोट मत देना क्योंकि वो जाके बीजेपी से राखी बंधवा लेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि अप्रत्यक्ष रूप से वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी क्या कर रहे थे? ध्रुवीकरण उन्होंने नहीं किया। क्या उन्होंने जब कब्रिस्तान और पाकिस्तान का नाम लिया, जब कब्रिस्तान और मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, बिजली की बात की, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं था। अब जैसा तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो उनके लिए भी थे। अगर पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी तभी ऑर्डर जब रिवर्स पोलराइजेशन हो रहे हैं। आप लोगों की स्ट्रैटेजी ने इस रिवर्स पोलराइजेशन को होने को मजबूर किया। 2014 में भी यही हुआ, 2017 में भी यही हुआ। आप मान नहीं रहे, मेरी बात अलग बात है। हमारी ये कहना कि जो लोग ट्रेडिशनली किसी पार्टी को वोट करते आए हैं, जैसे बीजेपी को एक ट्रेडिशनल वोट है जो हमेशा वोट करता आता है, अगर उस वोट को सामने रखकर कोई पार्टी काम करती है तो उसको ये कहना कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा गौर से देखें। आमतौर पर यह इल्जाम इलेक्शन से सिर्फ 3-4 महीने 6 महीने पहले सारी पार्टियों को, मुसलमानों की भी याद आती है और यह भी याद आता है दूसरे लोगों को कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। मैं चौरसिया साहब एक बात पूछना चाहता हूं, मुसलमान आजादी के बाद सर्विसेज में कितने थे और आज कितने हैं? मुसलमानों को बैंकों से लोन कितने? यही तो कह रहा हूं अफजल साहब, आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने उनको वोट बैंक समझा। मैं यही कह रहा हूं। अरे भैया, जब ध्यान नहीं दिया तब तो इतना हंगामा हो रहा है।
अगर ध्यान दिया होता तो पता नहीं इस मुल्क के अंदर आग ही लग जाती। देखिए सर, ये जो आर्टिकल छपा है, इसका शीर्षक मैं आपको बता दूं, वरना तकरीर आपके और मेरे बीच ही होती रह जाएगी और त्रिवेदी जी जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसका जो हेडिंग है वो बता रहा हूं मैं आपको, कितनी एक्सट्रीम पर जाकर लोग सोच रहे हैं। द फियर ऑफ हिंदू राष्ट्र, द फियर ऑफ हिंदू राष्ट्र, शुड इंडियंस मुस्लिम कीप अवे फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कीप अवे का उनका मतलब यह है कि वो स्ट्रैटेजिक वोटिंग बीजेपी को हराने के नाम पर करना बंद करें, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अलग तरह का रिवर्स पोलराइजेशन देखेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बात प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के दौरान की थी और नीम अफजल साहब उसको मानने को राजी नहीं है, उनको ये नहीं लग रहा कि अखिलेश ने मुसलमानों से अपील नहीं की बहन जी के नाम पर। साफ साफ मायावती ने ये कहा कि नहीं भाई, हम तो मुसलमान और दलित का वोट मांगते हैं, मुसलमान अखिलेश यादव को वोट मत देना। क्या आपको नहीं लगता कि इस पोलराइजेशन की कोशिश का रिवर्स पोलराइजेशन हुआ? देखिए, मीम अफजल साहब की बात से मैं पूरे अदब के साथ कुछ बातों पे नाइत्तेफाकी और कुछ बातों पर सहमति व्यक्त करता हूं। नाइत्तेफाकी मेरी इस बात पे है कि उन्होंने कहा कि कभी नाम लेके नहीं कहा गया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले मायावती ने बाकायदा नाम लेके कहा कि मुस्लिम समाज भाजपा को रोकने के लिए मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा था और समाजवादी संगठन की बात कर रहा था। त्रिवेदी जी, ठीक, मैंने मायावती जी का नाम नहीं लिया। हाँ, उन्होंने किया। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। उसके बाद सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। तब अखिलेश जी ने जवाब दिया कि मैंने मुसलमानों के लिए ये किया। फिर उसके बाद याद करिए, मुलायम सिंह जी ने लखनऊ कैंट विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए अकारण, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बगैर किसी संदर्भ के ये बोला कि मैंने तो मुसलमानों के लिए कितना किया कि गोलियां तक चलवा दी थी अयोध्या में। मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यूपीए 1 में आपके डिफेंस मिनिस्टर ये बोल चुके थे, देयर शुड हैव बीन अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। याद करिए, मुजफ्फरनगर रॉयट्स के समय सपा की सरकार ने कहा कि हम सिर्फ एक समुदाय यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देंगे, और केंद्र में बैठी कांग्रेस कुछ नहीं बोली। फिर हाईकोर्ट ने बोला, तब मामला रुका। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये जो ध्रुवीकरण की बात है ना, ये आप एक सीमा से ज्यादा आप तथा कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस सीमा तक सांप्रदायिक तुष्टीकरण में जाते चले गए कि आज आपने हालात बद से बदतर कर दिया। जिस बात से मैं इनकी इत्तेफाक रखता हूं वो बताता हूं। इन्होंने कहा कि आज देश की सर्विसेज में कितने मुस्लिम हैं, मैं उससे एक स्टेप आगे जाता हूं। जनाब, ये उत्तर प्रदेश है। आजादी के समय तो मुस्लिम यहां पर रूलर क्लास होता था, रॉयल फैमिली थी, लखनऊ के नवाबों की लीगेसी, राजा महमूदाबाद जो आज भी आधे से ज्यादा हजरतगंज क्लेम करते हैं, रामपुर के नवाब, अलीगढ़ के रॉयल फैमिलीज के लोग। तो बताइए, 70 साल के बाद ये हालात किसने पहुंचाया? उस 70 साल में 6 साल यूपी में हुकूमत करने वाली भाजपा ने, या 64 साल आप सब लोगों ने मिलकर? इसलिए मैं कहता हूं, आप लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, उनके अंदर भय पैदा करके उनका वोट प्राप्त करने का प्रयास किया। हम उनको इंसान समझकर उनके अंदर विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि देखिए, नॉन यादव बैकवर्ड और नॉन जाटव दलित, यानी दलित और पिछड़ों में से कई वर्गों ने जो परंपरागत हमारे समर्थक नहीं थे, वो हमारे पक्ष में आए, यानी हम जातिगत खांचों को तोड़ने में सफल रहे। एक दिन आएगा कि हम इस सांप्रदायिक खांचे को भी तोड़ेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय और मुस्लिम समुदाय भी ये समझेगा कि उसका वास्तविक हित भारतीय लेकिन हिस्सा नहीं देंगे आप मोदी के नेतृत्व। लेकिन हिस्सा नहीं देंगे। आपने एक भी टिकट नहीं दिया, उसका कोई जवाब आज तक बीजेपी ने नहीं दिया। जनाब, टिकट के मामले में मैं आपसे फिर ये बात कहता हूं, हमने 3 राज्यसभा दी थी, आप नहीं देंगे। कितने मुस्लिमों को टिकट दिया था? ने बताइए, हमने 3 राज्यसभा हमारे पास उस वक्त पोजीशन नहीं थी। पिछले साल आपने कितनी राज्यसभा दी थी? और दूसरी बात, आपके साथी जो लोग थे समाजवादी पार्टी के, तो आप सिर्फ राज्यसभा देंगे, डायरेक्ट उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। 3/4 SHO एक जाति। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप भी सहयोगी दल वाले थे, बता क्या साबित करना चाहते हैं? ना मुझे बताइए क्या साबित करना? अरे भाई, आपने टिकट 20% लोगों को साल में ना किसी टिकट की सियासत के नाम पर मैंने आपसे कहा, आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लेकर मुफलिसों मजलूमियत को ढकेल दिया। 20% लोगों को करके 20% लोगों को आप टिकट भी नहीं देंगे और इलेक्शन के अंदर उसके खिलाफ, उसी 20% के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे और बोलेंगे इनका जो है तुष्टीकरण होता है। इसलिए आप सजा के तौर पर मुसलमानों को यह कहना चाहते हैं कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं देंगे,
आपको सत्ता में कोई भागीदारी नहीं देंगे, जो कुछ हम तुम्हें भीख में देंगे बस उसे एक्सेप्ट कर लो। मेरे अदीब साहब, आखिर क्या कारण था कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी इलेक्शंस के 4 महीने पहले अपने तकरीर के अंदर कहा कि मुसलमानों को ऐसा करना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिवर्स पोलराइजेशन होने का बहुत बड़ा खतरा है और हम दूसरी चीजों की तरफ बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बहुत दिनों से ये बात महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे कोई 50 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हिस्सा लेते हुए। जो माहौल बदला है उसको धीरे धीरे मैं देखता हूं क्या हो रहा है। हमारे जमाने में शुरू में एक जनसंघ के बहुत बड़े लीडर थे बलराज मधोक साहब, और वो यही भाषा बोलते थे, खुद इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। अगर आज वो जिंदा होते तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, और हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शायद अगर कुछ होते तो खेलकूद के मंत्री हो बन पाते। माहौल इतना बदल गया है। उस वक्त लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक्सेप्ट कर लिया। आज माहौल यह है कि सिर्फ हमारे को दिखा के, तो मैंने ये बात रखी थी कि भाई देखिए, सन 47 में मुसलमानों को एक ऑप्शन मिला था कि मुस्लिम मुल्क में जाओ। हमने कहा कि नहीं, हम सेकुलर मुल्क में जाएंगे। आज सेकुलर हिंदुओं पर उससे बुरा वक्त पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि वक्त तुम्हारे ऊपर है। हमारी वजह से अगर तुम्हारा पोलराइजेशन होता है, मुसलमानों को चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा छोड़ दें और अपनी एजुकेशन पे लगे, जो सर सैयद ने यही तालीम दी थी अलीगढ़ वालों को, और हम उसी तालीम पे जा रहे थे। पोलराइजेशन का पोजीशन ये है सर कि अभी आप देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे लखनऊ, नवाब रामपुर, महमूदाबाद, यानी इनके पास जायदादें क्यों हैं, इसलिए हम ले लेंगे, और फिर आप कहें कि साहब हमें कोई तकलीफ नहीं, सब बराबर रहो। ये वो जहनियत है जो बोलती है, और हम ये जानते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब तक कि मुसलमान अपने को इनसे अलग नहीं करेगा, सेकुलर हिंदुओं का भला नहीं होगा। जो सेकुलर आपकी मदद करने आता है वो देशद्रोही कहला रहा है। आज उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आज देखिए, आप इसका कोई मसला नहीं है चौधरी साहब, कि हम जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हमको बड़ा एहसास था कि हम लोग बहुत पीछे रह गए, हमें बाहर की यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिलता था। मैं किस्मत से ऐसा हूं कि मैंने हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में 1968 में, तो सीना फूलता था कि मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन आज का दौर यह हुआ कि हमने पूरे दुनिया पर कब्जा कर लिया। हम वहां की बेहतरीन साइंस लेबोरेटरीज में काम करने लगे हिंदुस्तानी, हम वहां की बेहतरीन ट्रेड में आ गए, हमने बहुत तारीख की। हमें इस पे प्राउड होना चाहिए था, लेकिन हम इस पे प्राउड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा, यानी जबकि हमने 100 साल 50 साल के अंदर जो हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है उस पर हमें सीना फुलाना चाहिए। हम उस पर नहीं फुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी की पैदावार थे, हम रॉकेट पे चलते थे। ये क्या है ये? अब कह रहे हैं कि हल्दी घाटी में अकबर हार गया था 400-450 साल पहले। तो ये जो सोच है, इस सोच से हम चाहते हैं कि मुसलमानों को अलग कर लिया जाए। लेट द सेकुलर हिंदू सेट द पीपल हु हैव डिसाइडेड दिस कंट्री। हमने इस मुल्क को सेकुलर मुल्क देखा था, और यही बात मैंने कही भी थी अपनी तकरीर में कि मैं सेकुलर हिंदुस्तान में मरना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता ऐसा। मुझे ये नहीं कहना है आप मुझे दें या कुछ न दें। हम लोग बस चलाते थे, कंडक्टर बन गए, पंचर बोलते हैं, अब इसके भी जैसे में चले जाएंगे। वी आर एक्सेप्टेड इट। 1947 को 15 दिसंबर को हमने सोच लिया था, अक्टूबर अगस्त को, कि हम इस मुल्क के हाकिम कभी नहीं रहेंगे। फिर हमसे दुश्मनी क्यों हो रही है? न हम आपकी नौकरी छीन रहे हैं, न आपकी हम तिजारत छीन रहे हैं। हम आपके खेतों के मजदूर हैं, हम आपकी फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, हम आपकी नौकरियां नहीं लेते। हमसे क्यों नफरत करते हैं? मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को, और यही वो रीजन है कि जो मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन मेरी बदनसीबी है, मैंने आपकी बात मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनसे भी हाथ जोड़ देता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौलाना साहब जैसे लोग, हमारे यासिर भाई जैसे लोग और पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझ पाएंगी? क्या मुसलमान जनता इस बात को समझ पाएगी कि कितनी बड़ा चैलेंज है? ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर होंगे मुसलमान, क्योंकि इसके चलते जो सेक्युलर हिंदू है वो भी इन मास उस पार्टी को वोट करने लगा है जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती, या रिवर्स पोलराइजेशन ये हिंदू कर देते। मैं सबसे पहले मौलाना साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या अदीब साहब की बात से एग्री करते हैं? क्या वाकई इन नेताओं ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर उनको तालीम से, उनको हाई स्किल ट्रेनिंग से, उनको अच्छे जॉब से महरूम कर दिया है? देखिए, मैं तो सीधी एक बात कहूंगा, मुझको यहां पे इस वक्त तंजुमारा का एक शेर याद आ रहा है कि अरे बेखबर तुझे क्या खबर, मेराज में कितना मोतबर, तू मुझे राहबर से गुरेज है, तुझे राहबर की तलाश है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादीकारी के साथ एक बात कर रहा हूं, अदीब साहब की बातों में हताशा निराशा है, मगर मैं इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क का वो हिंदू या इस मुल्क के वो हिंदुस्तानी, आपकी बात को भी मैं आज एग्री नहीं करूंगा, वो हिंदुस्तानी जो भारतीय संस्कृति जिसकी बुनियाद ही जो है वो सेकुलरिज्म है। मैं चौधरी साहब आपसे पूछता हूं, आप हम सबसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं और सुधांशु जी से भी पूछता हूं, अफजल साहब भी शायद जवाब दे दें। सवाल यह है कि इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन परसेंटेज ने यानी जो बीएसपी को या समाजवादी को वोट दिया वो सारे के सारे मुसलमान तो नहीं थे। उसमें जाहिरी बात है हिंदुओं की बड़ी नहीं, मुसलमान महिलाओं ने बीजेपी को भी वोट दिया, ये भी मान लीजिए आप, ये भी मान लीजिए मौलाना साहब बोलने से पहले। एक्सेप्टेबल नहीं है, बड़ी हकीकत है। अब आप सुन लीजिए, नहीं अदीब साहब बहुत सारी चीजों को कबूल करना पड़ेगा। धामपुर सीट से अशोक राणा इनका चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा शमशान और कब्रस्तान, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धामपुर से जब 12,800 से ज्यादा मुस्लिम वोट अशोक राणा को गया, आपको मालूम है क्यों गया है? यह अमर उजाला की पूरी स्टोरी इसलिए गया क्योंकि समाजवादी के लोग वहां के कब्रस्तानों पर लगातार कब्जा कर रहे थे और बार बार कहने के बाद बाउंड्री नहीं हो रही थी। अशोक राणा जो कि वहां एमएलए ना होने के बावजूद भी उन्होंने वहां बाउंड्री का काम कराया। अब मैं इससे आगे की एक बात कहता हूं, अफजल साहब मुझको एक जवाब दो। सुधांशु जी जो कहते हैं साहब तुष्टीकरण हुआ तो चुपचाप काम कराए ना, बोल बोल के कराने की जरूरत नहीं कि हम कब्रिस्तान बना रहे हैं, हम चर्चा बना रहे हैं, नहीं बना रहे। अफजल साहब आज मेरा दर्द भी आप सुन लीजिए। इस मुल्क की सूरत हाल यह है कि जब कांग्रेस को अपनी हुकूमत बचाने की बारी आई तो जाटों को नियत में रखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट का नाम 2 घंटे में चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया, लेकिन कांग्रेस को अपने इतने सालों के अंदर कोई याद नहीं आता था, इसलिए कॉन्फिडेंस मोशन जीतने के लिए रखा था। सुधांशु जी सच्चाई की बात यह है कि इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान, जो हमारी संस्कृति है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मैं अदीब साहब की तरह बिल्कुल निराश नहीं हूं, बल्कि मैं दीपक चौरिया की उसी बात को कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म है और हिंदुस्तान की मैं कहना कर रहा हूं फैसला मैं तो ये किसी के बगैर नहीं हो सकता। आप उस सेक्युलरिज्म के अंदर, सॉरी ये शब्द कर रहा हूं, उसको हिला रहे हैं, उसमें उंगली कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मुसलमानों ने स्ट्रेटेजिकल वोटिंग कभी नहीं की, देखिए वो कभी बीएसपी के साथ जाता है, कभी सपा के साथ जाता है, कभी कांग्रेस के साथ जाता है। आप तो जानते हैं 18% से ज्यादा जो है गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी को भी वोट देता है। अगर आप ये कहेंगे कि मुसलमानों ने आज तक स्ट्रेटेजिकल वोटिंग नहीं की तो आपको भी गलत मानेंगे लोग राजनीतिक नहीं, वो गलत ये बात मान लीजिए, ये बात मान लीजिए। यासिर साहब बताइए, बीजेपी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक वोटिंग। हैरानी इस बात की हो रही है कि 2 सीनियर कांग्रेस के लीडर बैठे हुए और बिल्कुल निराश हैं। वो मुसलमानों को कभी उन्होंने इससे पहले नहीं सोचा कि जो अभी का युवा, उसकी मनोस्थिति आप लोग समझ नहीं रहे। जो युवा मुसलमान है वो मोदी जी में 2014 में आपको अल्टीमेटम दिया था मुसलमानों ने, तब भी आपने समझा नहीं। मैं मीम अफजल साहब से पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि सर्विसेज में परसेंटेज घट गई, आप कैसी बात कर रहे हो? घटाने वाले आप हो। और अदीब साहब मौलाना से लेके सबसे माफी मांग रहे, क्यों मांग रहे? जो आज का युवा मुसलमान मोदी जी के हर काम में साथ दे रहा है, उसका नतीजा देवबंद की सीट है, उसका नतीजा बरेली की सीट है। फिर भी आप लोग अगर निराश हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं है, अगर काम नहीं है तो इस तरह की बात करके आप मुसलमानों को जो एक्चुअल तौर पे आप ध्रुवीकरण अब करना चाह रहे हो वो मत करो। मैं आपसे माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में जो सरकार बन रही है उस पर कोई इस तरह की टीका टिप्पणी मत करो जिसमें मुसलमान और हिंदू दूर हो। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने दीजिए उत्तर प्रदेश में। आप मेरी बात को पहले समझे, मेन स्ट्रीम में आने दीजिए और ये राजनीति मत कीजिए कि हमने टिकट नहीं दिया। आपने 70 साल से टिकट देके 4-5 मुसलमानों के अलावा कोई नेता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने? आप युवाओं के बीच में समझने की कोशिश कीजिए। जब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के ऊपर महोबा की रैली में बात कही थी तब आप समझे नहीं थे कि मुसलमान औरतों ने कितना सीरियस इस बात को लिया था और उन्हीं बहनों ने निकल के घर से वोट दिया है। आप नहीं रोक पाए, आने वाले वक्त में भी आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आने वाला वक्त बदल रहा है और जिस तरह के काम हो रहे, जिस तरह के समाज के अंदर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें मुसलमान हिस्सेदार होगा।
ये मैं बिल्कुल 100% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ना करें। देखिए, इससे पहले सुधांशु जी, ये दोनों सीनियर लोग बोले, मैं एक बात यहां पर बैठ के सिर्फ पॉलिटिक्स का एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म स्टूडेंट के हैसियत से एक बात कहना चाहता हूं। जमहूरियत की खूबी है सुधांशु जी कि जमहूरियत में सर गिने जाते, तोले नहीं जाते। आपने 71 भी देखा है, आपने 77 भी देखा है, आपने 84 भी देखा है, जब पूरा विपक्ष 6% पे सिमट गया था। इसलिए ना तो कोई अपनी हार से शर्मिंदा हो, ना कोई अपनी जीत पर जश्न मनाए, बल्कि जो आज का सवाल आपने मुबारकबाद के मुस्तहिक जो आपने उठाया है, ये दोनों पार्टियों ने इस्तेमाल किया। सेकुलरिज्म वालों ने इसलिए इस्तेमाल किया कि शेर आएगा खा जाएगा, और दूसरों ने इसलिए इस्तेमाल किया, मोदी जी ने इस्तेमाल नहीं किया। क्या उन्होंने नहीं डराया? क्या सुधांशु जी की पार्टी नहीं डरा रही थी? अरे आज आप एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। आज आपको अकबर में बुराई नजर आती है, आज आपको उन तमाम लोगों में बुराई नजर आ रही है। मुझको आप एक छोटी सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। सुधांशु जी पर लिखे आज में मेरी बात आप जानते होंगे, जब हिंदुस्तान के अंदर 1916 के अंदर मलका आ रही थी, उनसे कहा गया कि क्या जीटी रोड का नाम हम बदल दें। उस वक्त मलका ने कहा था शासक कोई भी हो, लेकिन जिसका काम हो उसको याद करो। इस रोड को शेरशाह ने बनाया है, शेरशाह के नाम पर रहने दो। आज आप चीजों के नाम बदल रहे हैं, आप रोडों के नाम बदल। इतिहास सुधांशु जी लिखा नहीं जाता, इतिहास बनता है। और इस मुल्क का इतिहास यह है कि सुधांशु मित्तल और मौलाना दहलवी अगर मिलेंगे तो भारत बनता है, अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो विनाश होता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, क्या वाकई आप नाम बदली की प्रक्रिया में है क्या? देखिए, मैं कुछ बातों के सिर्फ उदाहरण दूंगा। मौलाना दहलवी ने बहुत अच्छी बात कही। हम इतिहास के डिस्कशन में नहीं जा रहे। अकबर पे हमारी बात मत मानिए। कर्नल जेम्स टॉड हुए हैं इंग्लैंड के, उन्होंने किताब लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा है। उसके बाद हम बहस करेंगे तो वह ज्यादा बेहतर होगा। ना हमारी मानिए ना आपकी मानिए। और रही बात इसकी, हम पूरा सम्मान करते हैं कि शेरशाह सूरी ने गैंग ट्रंक रोड बनाई थी, मगर यह भी कहना ठीक नहीं है साहब, वैदिक काल से इस देश में उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो थे। जो आज के पेशावर से ढाका तक जाता था वो उत्तरापथ था, उज्जैन से लेकर कांची तक जाने वाला दक्षिणापथ था। तो ऐसा भी नहीं कि इस देश में पहले नहीं था, हजारों साल पुराना मुल्क है। हां, एक बात मैं कहूंगा, जो दहलवी जी ने कहा कि मौलाना आजाद ने कहा था कि कोई भी इस मुल्क का हिस्सा हमारे बगैर नहीं होगा। अरे मैं तो कहता हूं इस मुल्क की शुरुआत ही आपसे हुई। बताइए, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो लाल किले पे शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड पाने वाला कौन था? ब्रिगेडियर उस्मान। अब मगर ये बताइए, इस देश की 21वीं सदी में जो पूरी शक्ति की धाक है, जिसे बैरक ओबामा ने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज, ये किस दिन इमर्ज हुआ? 1998 के उस पोखरण विस्फोट में, जिसके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर अबुल कलाम। मगर दुर्भाग्य से मैं कहूंगा, हमने कभी नहीं सुना कि ब्रिगेडियर उस्मान की जयंती मनाई जाती हो। अबुल कलाम को 2007 में समर्थन देने को तैयार नहीं थे, अफजल गुरु के कसीदे पढ़ने को तैयार थे। दुर्भाग्य यह है कि अशफाक उल्लाह खां की फोटो मुझे नहीं लगता कि अन्य पार्टियों के कार्यालय में होगी, भाजपा के कार्यालय में है। अभी वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ ले गए। भाई मैं कहता हूं इतिहास में आपका जबरदस्त योगदान है भाई, मगर उसको न याद करके आप अफजल, याकूब, बटाला हाउस, आजमगढ़ के पास मुसलमानों को फंसाए रखेंगे तो उनका भी बहुत नुकसान कौन फंसा के रखता और है? राष्ट्र का भी बताइए, फंसाइए कौन रखता है? नाम बताइए ना। उस हकीकत को समझाइए साहब। ये देश तो वो देश है जहां आज भी लाखों हिंदू मजारों पे जाते हैं, और ये वो देश है। अभी होली गुजरी है, बुल्ले शाह ने कहा था, उनका गीत था, आज होली में खेलूंगी रसिया बिस्मिल्लाह कह के। और आप रसखान कहते थे कि मानुस हो तो वही रसखान कृष्ण की भक्ति के गीत गाते थे। तो ये देश की गंगा जमुनी तहजीब हजारों साल पुरानी थी, मगर मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि 70 साल की सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स ने उससे सबसे ज्यादा डैमेज किया। ठीक है, 70 साल की सो कॉल्ड। मुझे नहीं अफजल साहब के पास जाना है। अफजल साहब, ये जो आरोप है ना 70 साल का, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर है। आपने शाहबानों का केस जो किया वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया कि आप मुसलमानों को खुश कर दें। आपने उसके बाद राम मंदिर का ताला खोला, वो इसलिए किया कि मैंने मुसलमानों को तो खुश कर दिया, अब हिंदू कहीं नाराज ना हो जाए। फिर से रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। तो आप बताइए, आप लगातार आपने हिंदू और मुसलमानों के लिए गलतियां की है या नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने? और मैं आपको बता दूं, आपकी आइडियोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और जब शाहबानो प्रकरण हुआ था आप वीपी सिंह जी के साथ खड़े थे, आप कांग्रेस से इतर पॉलिटिक्स करते थे, तो वो वक्त भी आपने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। अभी आप सुधांशु जी ने भी कहा कि ये जो
सूडो सेकुलरिज्म, जो फर्जी सेकुलरिज्म है, उसका इल्जाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। और हमारे जो जिलानी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में बांटने की राजनीति नहीं करना चाहिए, चूंकि सरकार बन रही है और अब दूसरा दौर शुरू होने वाला है। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सूडो सेकुलरिज्म यह है कि मुसलमानों को जितनी भी हो सके हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए, चूंकि वो इस मुल्क के अंदर 14% से ज्यादा हैं ऑफिशियली, वैसे हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो लोग जो बाकायदा एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें इस मुल्क में 20% की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, जो ये मैसेज दे रहे हों कि जिनको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करके मेजॉरिटी वोट को इकट्ठा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और इस सेकुलरिज्म से जिसमें अभी ये जिलानी साहब बैठे हैं, नौजवान हैं, बहुत जोश में हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं? अगर वाकई आप मुसलमान हैं तो क्या इस मुल्क के अंदर आपका सवाल मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि आपने कहा मुसलमान है। नहीं, आप मोहतरम ये बताइए कि ये आपने कैसे पूछा कि आप मुसलमान हैं? क्या मतलब है इसका? वो तो है नहीं, हाँ, तो आप कहिए कि आप भी, क्या आपको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं जी कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा, विकास में मिल रहा है, आपकी तरह नहीं कि सिर्फ टिकट के कैसे मिलेगा? टिके रहे टिकट देंगे तो वही रिप्रेजेंटेशन होगा क्या? काम में आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर एक बार देखिए, 20% के बहुत बड़े बड़े ओहदे पे रहे, 20% माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हमारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनमें कहां से आपको टोका नहीं बीच में? जी, तो आप बताए, आपने जवाब दिया ना, पूछा, आपने अपना पक्ष रखा, आपका जवाब सवाल कर रहे थे, साहब को भी जोड़ना है मुझे। आप भी तो मेरा नाम लेके सवाल कर रहे थे, मैंने सुना नहीं सुना आपकी बात? जनाब मैं तो आपसे, आपने जब क्वेश्चन किया तो मैं आपसे, मैंने आपकी बात सुनी नहीं सुनी? जी मैं सुन रहा हूं, आप बताएं। बिल्कुल। अरे भैया मैं जानता हूं आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, जब तक आप ज्यादा नहीं बोलेंगे अपने क्रेडेंशियल्स नहीं बना सकते। आप जो टोकाटाकी कर रहे हो अफजल साहब, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, हम लोग रोज फेस करते हैं, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात से एग्री किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए कि जो बात यासिर कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? नहीं, यासिर ये कह रहे हैं कि हमको 80% यानी जो उत्तर प्रदेश में 400 टिकट बटे उसके अंदर अगर आपको नहीं लिया गया और फिर इन्हीं 20% के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पोलराइजेशन करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटों को संगठित करने का जिस पार्टी ने काम किया वो पार्टी बिल्कुल ठीक है और आपको किसी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि जो 20% लोग हैं इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी हिस्सेदारी नहीं, उसमें हिस्सा दे दिया बात नहीं होगी। हिंदुस्तान में ये आपने बनाया या आपने 70 साल में सेकंड क्लास बनाया, आपने हाथ में फावड़े दे दिए मुसलमान को, नहीं तो इंजीनियर, डॉक्टर और पायलट भी मुसलमान होते, आपने बनने नहीं दिया। आपने माहौल को इस तरह से बना दिया कि मुसलमान घर से निकल नहीं पाया, आप ही के इलाके में जामा मस्जिद में दुकानों से बाहर नहीं निकल पाए। जनाब आपने निकलने नहीं दिया। जिलानी साहब और अफजल भाई थोड़े आप निकालते नहीं, आपकी सरकार आप उन्हें देते रोजगार का, अजीब भाई भी बैठे, रोजगार उन्हें कराते, आप उन्हें लोन मुहैया कराते। आपने तो ब्लैक लिस्टेड अपने इलाकों को कर दिया। आप जामा मस्जिद में लोन नहीं ले सकते। आप मेरे पास रिकॉर्ड है, कैसी बात कर रहे हो आपके इलाकों को? एक सार्थक बहस कर अफजल साहब ने अदब के साथ, अभी आदिब भाई अदब के साथ दो बातें कहूंगा। आपको 400 में से एक थोड़ा ऊपर आइए। ऐसा है, मैं अदब के साथ दोनों से कहूंगा, फिर आदिब भाई और सुधांशु दोनों सीनियर हैं। मैं अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। पहली चीज तो 84 साहब, मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूं, मैं किसी भी सूरत में ना हताश हूं ना निराश हूं, क्योंकि भारतीयता पे मुझको पूरा विश्वास। दूसरी चीज में पूरे अदब सुधांशु जी और अफजल साहब और अदीब साहब तीनों सियासी लोग हैं। मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता, देखिए इस मुल्क के ताने बाना और इस मुल्क के जो सुधांशु जी ने आज का, ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हो सकता है सुधांशु जी मेरी बात को बुरा लगे उनको, लेकिन जो आपने कहा यही भारत है, यही भारत है कि जहां पर कश्मीर में तमाम कुछ होने के बावजूद आज भी हम लोगों के सरनेम नहीं बदल सके। पंडित और मुल्ला आज भी डिफरेंस यानी हिंदू और मुसलमानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा कहना यह है
कि नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा था, गुजरात से जो निकल के आए थे, वो चेहरा था विकास का। जहां टाटा, जहां अंबानी, जहां अडानी और विश्व स्तर में उनको देखा जाता था कि साहब विकास का चेहरा। सुधांशु जी, फिर क्या बात हो गई कि यूपी आते आते वो शख्स जो मंगल तक हिंदुस्तान को उससे आगे ले जाना चाहता था, जो मैनहट्टन के अंदर और लंदन के स्क्वायर पे ये कह रहा था कि भारत आज सबसे आगे होगा, उसको शमशान और कब्रिस्तान पहुंचना पड़ गया। गिरेबान में आपको भी झांकना पड़ेगा, गिरेबान में अब्दुल साहब की पार्टी को भी झांकना पड़ेगा, गिरेबान में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को भी झांकना पड़ेगा कि अपने आप को हिंदुओं का हिताधी दिखाने के लिए मुसलमानों का वोट तो चाहिए था, लेकिन उनसे बच के उज्ज्वला योजना उन्होंने तो नहीं कहा कि ये दलित के लिए कर रहा हूं और मुसलमानों के लिए कर रहा हूं। सबसे ज्यादा लाभार्थी तो दलित और मुसलमान थे, तो उन्होंने तो बगैर भेदभाव के काम करना शुरू किया। मगर समस्या कहां से हुई मौलाना साहब जानते हैं कि अगर मोदी जी ने शमशान और कब्रिस्तान कह दिया तो बुरा है, केवल कब्रिस्तान कह दो तो सही है। समस्या जानते कहां से हुई? याद करिए, कासगंज के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, चुनाव आयोग का नोटिस मिला क्योंकि वो टीवी पर दिखाए गए कहते हुए वो बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो पुलिस में हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान का गिरेबा पकड़ सके। और इस सेंटेंस के बाद समाजवादी पार्टी में चुप्पी। अरे चुनाव आयोग जो कर रहा था करिए, अखिलेश एक शब्द नहीं बोले कि ये क्या होता है, मुलायम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही है। और ये तो एक टीवी पे आ गया, ऐसे 50 चीजें बोली जाती रही। उस पॉलिटिक्स की वजह से ये हालात पैदा हुए। मोदी जी तो हमेशा सबका साथ सबका विकास करना चाहते थे, इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। क्या यासिर वाकई सबके साथ सबके विकास में मुस्लिमों को इंक्लूड किया जा रहा है, या फिर लोग ये मानते हैं कि मुसलमान इंक्लूडेड ही नहीं? नहीं, देखिए, जैसे हम लोग बहुत जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। हमने इलेक्शन से पहले भी उत्तर प्रदेश में काम किया और 2014 के बाद से जब से सरकार बनी है, आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोग्राम है, हमारा बजट बढ़ा और काम हो रहा है। आप वहां से डाटा निकाले, देखिए कि मुसलमान किस तरह से जुड़ा है। लेकिन क्योंकि इन लोगों को नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ये इनके पास काम नहीं है, तो मसला यहां फंस गया है। नहीं तो सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल 100% सच है और काम हो रहा है, मुसलमान खुश है, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम जगहों पे आप देख रहे हैं। ठीक है, एक लाइन, क्या वाकई सबका साथ सबका विकास? एक लाइन में कहूंगा, बिल्कुल मैं यहां पर बिल्कुल निष्पक्ष एक बात कहूंगा कि इस सरकार ने माइनॉरिटी के लिए स्कीम में पैसा बढ़ाया, लेकिन जब एक दफा माइनॉरिटी मिनिस्टर से हमने कहा कि आप मुसलमानों के लिए इतने काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, तो उनके मंत्रालय के एक छोटे से अफसर ने कहा सर इसलिए नहीं करना चाहते, हमको हिंदू वोट भी चाहिए, इसलिए परेशानी सबके साथ है। यही तो दिक्कत है, इनके कान में बताएंगे नहीं। मौलाना साहब, मैं वही कह रहा हूँ, मैं रिवर्स पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्स पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। और रिवर्स पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम नेताओं को या मुसलमान समुदाय या मुसलमान आबादी को अभी भी हम वोट बैंक समझते रहेंगे? और अगर वोट बैंक समझेंगे तो क्या इस तरह का खतरनाक रिवर्स पोलराइजेशन होगा? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, 2019 से पहले सभी बड़ी पार्टियों को जो सेक्युलर राजनीति की बात करती हैं, उनको अपनी स्ट्रैटेजी पर सोचना होगा।